स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लौह धातुओं का वर्गीकरण जैसे कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और स्टील के बारे में अध्ययन किया था और लौह अयस्कों के बारे में भी अध्ययन किया था। तो फाइनली हम इस वीडियो में जैसे भी आपका कच्चा लोहा हो गया, पक्का लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया या फिर स्टील हो गया, उसका उत्पादन कैसे होता है, किस विधि से होता है। तो देखिए फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मुझे अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्रिया विधि काफ़ी सारी चीज़ें रटते होंगे कि मैं इतना रट ले रहा हूँ, मैं एग्जाम में सही से लिखूँगा। तो इसमें आपको देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे थ्योरी दिख रही होंगी। इसमें आपको मैं थ्योरी कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। थ्योरी को मैं ऐसे टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। फाइनली मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप फिगर के माध्यम से ही, फिगर देख के आपको जब मैं बताऊँगा तो आप फिगर को देख के ही आप एग्जाम में अपना पूरा क्वेश्चन करके आएँगे, ठीक है। केवल जो आपकी भट्टी है, जितनी भट्टियाँ हैं, तो ये जो भट्टी आपको दिख रही है, ठीक है, ये भट्टी किसके लिए है? कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए, ठीक है। कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए भट्टी आपको दिख रही है। तो मैं इसका जेन्युइन सा तरीका बताऊँगा, एक नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा तरीका बताऊँगा। इस फिगर को भी आप नहीं देखेंगे, बस मैं आपको ऐसे बता दूँगा, ऐसे बना के अभी दिखा दूँगा, तो आप नॉर्मली कहेंगे कि हाँ मुझे आ गया है, मैं अब कहीं भी रहूँगा। मतलब ये भट्टी अगर आएगी, धमन भट्टी जिसको कहते हैं, जो कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसको कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए धमन भट्टी। इसको आप अगर कहीं एग्जाम में पूछ देगा कि धमन भट्टी का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, इसकी क्रियाविधि को लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन तरीका बताऊँगा, काफ़ी आसान तरीका बताऊँगा। देखिए काफ़ी सारे कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। अभी थोड़ी सी मैं आपका समय लेना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए जैसे कि आपके फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं स्टूडेंट्स होंगे, जो क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठते होंगे, फर्स्ट पे एक होंगे जो मिडल में बैठे होंगे, मतलब मिडल में बैठते होंगे, और एक स्टूडेंट्स इस प्रकार के होंगे जो लास्ट में बैठते होंगे, हमेशा टीचरों से बचते होंगे, मतलब मुँह छुपाते होंगे, मतलब जैसे जैसे ज़्यादा वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, थोड़े लखेरे टाइप के होते हैं। हालाँकि लखेरा करना अच्छा नहीं है, वो भी स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। तो जो आगे बैठते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट, उनको डर रहता है कि सर कुछ पूछेंगे, तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें रट लेते हैं एक तरीके से कहिए, ठीक है। तो उनसे कुछ भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो एग्जाम में बैठे हैं तो उनके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तो खूब बढ़िया से लिखेंगे रट के, बाई चांस ही 1 आध 2% भूलेंगे या फिर वो बढ़िया से लिख देते हैं। जो मिडिल में बैठते हैं वो स्टूडेंट क्या करते हैं, रट के जाते हैं, बढ़िया से रटते हैं, ठीक है। जो आगे वाले होते हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करते हैं, याद करते हैं, बढ़िया से लिख के आते हैं। जो मिडिल में बैठे रहते हैं वो थोड़े से रट्टू टाइप के होते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो वो क्या करते हैं, थोड़े से रट लेते हैं और एग्जाम में लिखते लिखते, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उसको रटा है, पूरा याद है, वो आपको 70% याद आ रहा है, कुछ भूल जाते हैं तो उसमें इधर उधर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो तीसरी, जो सबसे लास्ट बेंच के होते हैं, कहते हैं कि लोग लास्ट बेंच वाले पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो तीसरे वाले होते हैं वो एग्जाम में चीटिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले वाले खूब बढ़िया अपना कंसेप्चुअल सोच के लिखेंगे, दूसरे वाले क्या करेंगे, अपना रटे होंगे तो थोड़ा सा लिखेंगे और भूल जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। तीसरे वाले क्या करते हैं, नकल करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो कहते हैं यार, आगे से वाले से पूछेंगे, यार तू बस तू हेडिंग बता दे, आगे का मैं सब देख लूँगा, बस तू थोड़ी सी हेडिंग बता दे, मैं अंदर का सब देख लूँगा। उनको केवल हेडिंग चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे आप कि जैसे काफ़ी सारे जगहों पे सुनने को मिलता है कि पीछे वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते। बताइए, माइंड तो उनका तेज है कि वो पूछ रहे हैं केवल कि तुम केवल हेडिंग बता दो, मैं अंदर की चीज़ें देख लूँगा, जोड़ जाड़ दूँगा। मतलब ऐसे ऐसे आपको कहानी बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आपको ये नहीं कि रटना है या फिर देखना है, बस आपको मैं फिगर के माध्यम से एकदम जेन्युइन सा तरीका बताऊँगा कि आपकी जितनी भी भट्टियाँ हैं इसमें, ठीक है, तो सबका जेन्युइन तरीके से अलग अलग करके वीडियो बना के बताऊँगा। तो फाइनली हम इस वीडियो में धमन, मतलब कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए जो धमन भट्टी प्रयुक्त की जाती है, उसके क्रियाविधि और सारी चीज़ों को बताऊँगा क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से, फिगर को थोड़ा सा जूम तो होगा नहीं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखिए कि यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आयरन अयस्क, ठीक है। आयरन अयस्क मतलब पिछली वीडियो में बताया था, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक लड्डू है, ठीक है। लड्डू आपका धूल में गिर गया, तो धूल में गिर गया तो क्या आप उसे धो ले, मान लीजिए उठाए, आप उसे धो लिए, मतलब उसको धुल लिए तो क्या होगा, साफ़ तो हो जाएगा। लेकिन जब उसे खाएंगे तो आपको फिर भी महसूस होगा कि कुछ चीज़ें वहाँ पे रह गई हैं, मतलब कुछ चीज़ें उसमें बची हुई हैं। तो उसका आप किसी और तरीके से शुद्ध करेंगे, बस आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि आपका कोई आयरन मिल गया, मतलब ऐसे ही आयरन का अयस्क मिल गया, जिसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होंगी, धूल के कारण कुछ रासायनिक क्रियाएँ होंगी, काफ़ी सारी उसमें अशुद्धियाँ होंगी, जिनको आपको उन्हें दूर करना होता है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई आयरन का अयस्क मिल गया, जब अभी मतलब आपने धमन भट्टी का प्रयोग नहीं किया है। धमन भट्टी का प्रयोग कब करेंगे, उससे पहले अगर कुछ क्रिया, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर पानी से अशुद्धि निकालनी हो, तो अगर हम उसे गर्म करके निकाल सकते हैं, तो क्यों कोई किसी भट्टी का उपयोग हम करेंगे नहीं, मतलब किसी चीज़ का, जो किसी मशीन का उपयोग करेंगे जब हम उसको गर्म करके
करके ही अपना अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। तो किसी भट्टी का उपयोग, किसी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, किसी उसके लिए किसी मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। अगर गर्म करने से नहीं हो पाता है, फिर किसी चीज़ का आगे किसी मेथड का, किसी भट्टी का, जो भी जिसका भी उपयोग करना होगा उसका उपयोग करेंगे। देखिए कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास लोहे का अयस्क मिल गया है, ठीक है। तो लोहे के अयस्क में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ ऐसे होंगी जो आप उसको, जैसे मान लीजिए कि एक टुकड़ा मिल गया आपका लोहे का अयस्क, ठीक है, कहीं बालू में कहीं है, तो सबसे पहले तो उसके पास मिट्टी-उट्टी जो भी लगी होंगी उसको आप धुल के मतलब उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। लौह अयस्क का प्रसाधन कोई मिला है तो उसको आप धुल के या फिर किसी तरीके से झाड़ फूँक के उसको हटा देंगे। फिर बात आती है भर्जन तथा निष्ठापन। भर्जन तथा निष्ठापन, जैसे मान लीजिए कि इस क्रिया में क्या होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तापक्रम तक गर्म किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक आदि अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। मतलब कुछ रासायनिक क्रियाएँ उसमें होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएँ, वो भी निकल जाती हैं। उसके बाद से प्रगलन किया जाता है, मतलब गालित किया जाता है, तब उसको क्या किया जाता है, प्रगलन के बाद मतलब प्रगलन के थ्रू, मतलब अब समझिए कि जब आपको निष्ठापन, भर्जन और जैसे मान लीजिए कि धूल कर लगी हुई है आपके अयस्क पे, उसको सारी चीज़ें साफ़ कर दी गई हैं। अब उसको क्या किया जाता है, अब उसको धमन भट्टी में ले जाता है, धमन भट्टी प्लांट में ले जाया जाता है। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, आप पढ़ भी सकते हैं, आसान, काफ़ी सिंपल भाषा में है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको फिगर के माध्यम से बताऊँगा। जितनी भी चीज़ें बताऊँगा फिगर के माध्यम से बताऊँगा, और फिगर के माध्यम से ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें मालूम है कि आयरन अयस्क है किसी, तो उसे हमें पिग आयरन यानी कच्चे लोहे में उत्पादन करना है। मतलब यहाँ से आयरन अयस्क का पिग आयरन यानी कच्चे लोहे में इसका उत्पाद करना है। तो इसके लिए देखिए एक यह क्या होती है, यहाँ पे जो आपकी पूरी भट्टी दिख रही है, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, धमन भट्टी। इसका जो पूरा है ये आपका, इसकी पूरी हाइट होती है, तो पूरी हाइट लगभग कितनी होती है, इसकी पूरी हाइट लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर, 25 से 40 मीटर तक होती है। पूरी हाइट कितनी होती है, 25 से 40 मीटर तक। 25 से 40 या फिर कई जगह होता है 30 से 40, तो आप 25 से 40 या फिर 30 से 40 लिख सकते हैं। तो एक तो हो गया। सबसे पहले तो क्या होगा कि ये एक प्रकार का शंकु के आकार का बेलनाकार टाइप का मतलब भट्टी होता है, ठीक है। उसके बाद से इसकी हाइट कितनी होती है, 25 से 40 मीटर तक। उसके बाद से बात आती है इसकी व्यास की, जो इसकी लंबाई, तो ये हो गई 25 से 40, चौड़ाई यानी व्यास की, तो ये कितनी होती है आपकी 6 से 9 मीटर होती है, 6 से 9 मीटर होती है इसकी चौड़ाई यानी व्यास। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात आती है, अभी हम इसको बताएंगे कहाँ से कौन से पदार्थ, मतलब जो आपका अयस्क है आयरन का, कहाँ से डाला जाता है, कहाँ से क्या बनता है, कहाँ से कितने तापमान पर क्या होता है, वो तो मैं अभी बात की बात है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी भट्टी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए ऊंचाई भी आपको मालूम चल गई, लंबाई चौड़ाई मालूम चल गई। और देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये साइड की चीज़ें दिख रही होंगी, ये चीज़ें, ये क्या है, अग्निशाह परत। यानी अग्निशाह परत मतलब कि आपका जो ये प्लांट है, ये भट्टी है, ये कितने तापमान तक सहन कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं जैसे मान लीजिए कि आप इधर वर्क कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, आते जाते रह रहे हैं, और ये इतनी गर्म है कि आपको मतलब आपको नुकसान पहुंचा दे, आपको करीब आने से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दे, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसके लिए कितनी भट्टी, मतलब कितनी चीज़ें तक सहन कर सकती हैं अपने क्षमता का, मतलब इसकी क्षमता कितनी होती है। तो इसकी क्षमता कितनी होती है, ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकती है, ठीक है। अग्निशाह परत जो भट्टी होती है, मतलब चीज़ें, अग्निशाह परत जो होती है इसकी, ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती है। अब उसके बाद बात क्या आती है, जो हम एयर देते हैं, चलिए इसको अभी तो हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, अब भट्टी के बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या दिखा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर को हम पहले नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को हम पहले नीचे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा चार्ज, सबसे ऊपर क्या दिख रहा होगा, चार्ज। अब देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज की सहायता से ही जो आपका चार्ज दिया है, इसमें दो चीज़ें दी होंगी, एक निचला शंकु, एक यहाँ पे देखिए एक निचला शंकु दिया है और एक चार्ज दिया है। तो चार्ज की सहायता से ये अप डाउन, जैसे आप केतली देखे होंगे, चाय गर्म होता है, तो जब चाय गर्म होता है तो उसमें थोड़ा सा जब भाप निकलता है तो अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये चार्ज है, इसकी सहायता से हम जो भी हमको डालना होता है, जैसे मान लीजिए क्या क्या डाला जाता है, इसमें डालेंगे हम लौह का अयस्क, मान लीजिए कि हमें लोहे का अयस्क कोई तो शुद्ध करना है, ठीक है, तो लौह का अयस्क डालेंगे। प्लस में क्या डालेंगे, प्लस में उसको क्या करेंगे, लाइम स्टोन। अब देखिए लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, गालक जो होता है, ठीक है, वो गालक होता है एक प्रकार का। तो हम इसमें लौह अयस्क डालेंगे, लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, और कोक का मिश्रण मतलब उपयुक्त अनुपात में तैयार करके डालेंगे, ठीक है। और ऊपर से हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर से डालने के बाद यहाँ पे अभी इसको भूल जाइए, आपकी 300 डिग्री, 500 डिग्री, 700 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको डालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए एक स्टेयर मतलब सीढ़ी टाइप की होती है, बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी तो सीढ़ी टाइप की होंगी, और यहाँ पे बना होता है, इस पर लेबर जाते हैं, यहाँ से ऊपर से फेंक देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर से फेंक देंगे, यहाँ पे आकर के ये बैठ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए कि आपका, जैसे मान लीजिए कि तो आपने फेंक दिया, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गई।
अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैस से तो इसको तो छोड़िए, जब भट्टी स्टार्ट होगी तब गैसें निकलेंगी, वो तो अभी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीयर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे टीयर दिख रहा है, यहाँ पे टीयर दिख रहा है, और ये ब्लास्ट पाइप दिख रहा है, और ये स्लैग छिद्र दिख रहा है, और ये टेप छिद्र दिख रहा है। इसको समझिए थोड़ा सा, बस बेसिक तरीके से। आपको फिगर तो दिख ही रहा है, फिगर तो आप झटके में बना सकते हैं, आंख बंद करके भी बना लेंगे, बस इसको समझ लीजिए और इसी के हिसाब से आपका पूरा क्रियाविधि हो जाएगा। तो ये देखिए जो आपका टीयर दिख रहा है, टीयर क्या होगा, मतलब टीयर का आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ हमें जलानी होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो हमें कोक डालना है। यहाँ पे अभी मैंने सर्वप्रथम जैसे लौह का अयस्क डालेंगे, लाइम स्टोन डालेंगे और कोक का मिश्रण डालेंगे, जिससे आपका आग जलता है, ठीक है। तो कोक तो डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे टीयर क्या होता है। टीयर के आपको मालूम है कि जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे मान लीजिए कि हमें उसको जलाना है तो उसमें हवा देना होगा। आपने देखा होगा शायद होटलों में, पुराने जो होटल, अभी तो गैस पे बन रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे कोयले पे बनते हैं, जहाँ आपने देखा होगा, आप समोसे पकौड़ी तो काफ़ी ज़्यादा खाते होंगे, शौकीन भी होंगे। तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, जो जहाँ कोयला जलता है तो एक छोटा सा फ़ैन रख दिया जाता है, उस पर फ़ैन की हवा जाती है तो वो बढ़िया से जलता है, मतलब अपनी रेगुलर स्पीड के साथ बढ़िया तापमान देता है और बढ़िया तरीके से जलता है। तो यहाँ पे टायर का मतलब जो आपका टीयर दिया है, सॉरी, तो इसका मतलब यही हुआ, टीयर जो आपका टीयर दिया है इसका मतलब यही हुआ कि आपको यहाँ से हवा दी जाती है, ठीक है, हवा दी जाती है। और इधर दिया है ब्लास्ट पाइप, मतलब ये देखिए एक ये तो आपका टीयर हो गया जिधर से हवा दी जाती है, और ये होता है एक ब्लास्ट पाइप में क्या होता है, लगभग 1000 सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की हवा होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है, उसको डायरेक्ट इसमें ब्लास्ट किया जाता है। तो इसका जो आपको इंग्लिश जो इसका नाम होता है, तो इसका इंग्लिश नाम जो धमन भट्टी होता है, इसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, इसी से नाम पड़ा है। क्या कहता है, जो आपके लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म टेम्परेचर मतलब गर्म हवा होती है, उसको इसमें ब्लास्ट किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। और इधर से भी हवा भेजी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक स्लैग छिद्र आ रहा है, ठीक है, और एक टेप छिद्र आ रहा है। तो स्लैग छिद्र और टेप छिद्र क्या होता है, देखिए स्लैग छिद्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अयस्क को डाला, ठीक है, अयस्क यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ये गर्म हुआ, ठीक है, अयस्क गर्म हो रहा है। तो अयस्क गर्म होगा तो इसमें जो स्लैग छिद्र बनेगा, स्लैग छिद्र मतलब क्या, इसमें जो उसमें अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, जो अशुद्धियाँ होंगी वो थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी। तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो स्लैग छिद्र के द्वारा निकलेंगी, ठीक है। और जो टेप छिद्र दिख रहा है उसमें से जो आपका लास्ट में पिग आयरन यानी कच्चा लोहा बचेगा। आपको देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, स्लैग छिद्र का देखिए जो आपका होल है थोड़ा सा ऊपर है, और टेप छिद्र का होल है सबसे नीचे है, मतलब जो आपका मतलब कच्चा लोहा बनेगा वो थोड़ा भारी होगा तो वो सबसे नीचे होगा, और जो स्लैग छिद्र होगा वो थोड़ा सा हल्का होता है, जैसे नहीं होता है, जैसे अशुद्धि टाइप की होगी तो वो थोड़ी सी हल्की होगी, तो वो आपकी स्लैग छिद्र के माध्यम से इधर से निकलेगी। और जो आपका पिग आयरन होगा मतलब कच्चा लोहा जिसका आपने निर्माण करना है, वो आपकी टेप छिद्र के माध्यम से निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे दी हुई है ईंटे की, ये जो आपके टिकाया जाता है कि कोई भट्टी होगी मतलब तो किसी चीज़ पे तो रखा जाएगा, तो वो टिकाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान इसका क्यों ऊपर कम होते जाता है। यहाँ से आप ब्लास्ट करेंगे, आपको आपने कोक भी डाला है, अयस्क भी डाला है और लाइम स्टोन भी डाला है, तो यहाँ पे अब जब आग जलाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तापमान होगा, ठीक है। यहाँ से ब्लास्ट भी कर रहे हैं, ब्लास्ट पाइप से आप क्या कर रहे हैं, मतलब अधिक टेम्परेचर वाले वायु को इसमें ब्लास्ट भी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि अच्छी आग जलाने के लिए मतलब वायु का जैसे ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की सहायता से आग अच्छी तरीके से जलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लास्ट भी करेंगे और यहाँ से कोक भी जलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, ठीक है, 1000 से लेकर के 1300 होगा। उसके बाद जैसे ऊपर आपका मतलब चीज़ें जाती जाएंगी, ऊपर जाते जाएगा तो आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी आपकी, निचली शंकु। यहाँ पे क्या दिख रही है, निचली शंकु। अब देखिए निचली शंकु से क्या मतलब है, आप देखे होंगे कई जगह इमेजिन किए होंगे कि जब गाँव में जैसे ऐसे कहीं आग आप ताप रहे होते मतलब सेंक रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जलाई जाती हैं जिसमें लगभग छोटे छोटे आग के गोले टाइप के मतलब आसमान में थोड़े से उड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ज़्यादा आग आप ऊपर कर देते हैं, उठा देते हैं, तो कुछ उसमें से आग के तरीके से उड़ने लगते हैं, तो वो वेस्ट ना हो पाए उसीलिए आपका ये जो निचला शंकु दिया है वो आपका रोकता है। इसी पे जाकर के ये क्या होता है, टकरा जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब टकरा जाता है, नीचे आता है, मतलब ये वेस्ट नहीं हुआ, ये फिर से इसी में रह गया। मान लीजिए कि हमने ऊर्जा दी है, आग दी है, टेम्परेचर दिया है, तो हमें उसको नुकसान तो करना नहीं है कि वो बाहर चली जाए, पूरी टेम्परेचर इसकी बाहर चली जाए, तो ये यहीं से टकरा कर क्या होता है, फिर से नीचे चला होता है। अब देखिए यहाँ पे जो गैसें दी हुई हैं दोनों द्वार, तो गैसें से मतलब क्या है, जो भी आप गलाएंगे इसको प्रज्वलित करेंगे तो इसमें से कुछ गंधहीन गैसें मतलब कुछ बेकार गैसें होती हैं, तो उसके लिए एक बॉक्स बना रहता है, यहाँ से क्या होती है, गैसें निकल जाती हैं। ये अग्निशह परत होता है, ठीक है, मतलब जो सह सके, मतलब कितनी टेम्परेचर तक इसको सह सकता है। मान लीजिए कि इसमें 1300 डिग्री सेल्सियस 1000 तक डिग्री सेल्सियस तक है, और ये जो अग्निशह परत बनाई हुई है, पता चले कि मतलब 500 या फिर 1000 को सहन कर सके, तो उसके बाद से क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम
ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अग्निशहद मतलब बहुत ज़्यादा लगभग 2000-3000 ऐसे बनाई जाती है उस हिसाब से कि हमें कितना इसमें टेम्परेचर पे काम करना है और कितना बनाएँ कि ये सहन कर सके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1500 तक इसमें काम करना है तो 2000-2500 बनाएँगे कि मतलब उतना तक ये सहन कर सके आग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सारी जैसे आपको लेबर यहाँ कोई लाया मतलब कोई भी, तो यहाँ से आपका चार्ज ऊपर से डाला, सारी चीज़ें अयस्क और लाइमस्टोन जो भी डालना हो और कोक मिक्सचर यहाँ पे डाला, यहाँ पे आग भंजन किया। बस आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है यहाँ से आपने ब्लास्ट किया, पाइप दिया, हवा दिया, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर वाले हवा को दिया, यहाँ पे ब्लास्ट किया, तो सारी चीज़ें यहीं पे हो जाती हैं, ठीक है, गलित हो जाती है। हाँ, 1-2 चीज़ें और आती है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 2-4 चीज़ें मतलब अलग से भी मिलाई जाती हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको लाइमस्टोन। तो इसमें देखिए आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही, जैसे मान लीजिए कि आपने लाइमस्टोन मिलाया, कोक मिलाया, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई, लौह अयस्क मिलाया, तो लौह अयस्क पहले तो अशुद्ध था, तो कुछ ना कुछ उसमें तो रिएक्शन होगा ही। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन आता है 3Fe2O3 प्लस, कार्बन के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है, तो 2Fe3O4 प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। फिर दूसरी बार भी ऐसे क्रिया करता है, ये जो आपका पदार्थ है इससे फिर से कार्बन से क्रिया करता है, 4 कार्बन से, तो फिर से एक बार और आपका 4 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, फिर दूसरी बार क्रिया करता है, जो बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर चौथी बार में भी फिर से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये बस आपको रट लेना है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। हाँ, जो आपका एक चीज़ होता है यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा, ये आपका जो क्या कहते हैं, हाँ, इसको लाइमस्टोन, जिसको गालक कहते हैं, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, Ca, इसका सूत्र देख लीजिए, CaCO3, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जब गर्म करते हैं, मान लीजिए कि आपने आग जला दी, गर्म कर दिया, तो इसमें क्या होता है, Ca और Ca प्लस CO2 हो जाता है, CaO प्लस CO2 हो जाता है। ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों, CaO प्लस CO2 अलग अलग हो जाता है। अब देखिए CO2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार की गैस हो गई, हमें CaO से मतलब है। तो CaO क्या करता है, CO जिसमें इसमें जो सिलिका होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिका जिसको कहते हैं, केवल सिलिका, तो इससे क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो इससे रिएक्शन करती है तो CaSiO2 बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो CaSiO2 जिसे हम स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग क्या होता है, यही स्लैग जो होता है वो हल्का होता है, तो स्लैग छिद्र के द्वारा ऊपर रहता है, स्लैग छिद्र के द्वारा निकल जाता है, और जो बचता है आपका पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, प्योर पदार्थ, वो आपके नीचे के तरीके मतलब नीचे की ओर से निकलता है। तो बस इस भट्टी में कुछ नहीं है, आपको पॉइंट क्या याद रखने हैं, बस आप याद रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। बस आप ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ये भट्टी हो गई, ऊपर से डाला जाता है, ये गंधहीन गैसें यहाँ से निकलती हैं, अग्निशा मतलब परत होती है, ये बाह्य खोल होता है, ठीक है। उसके बाद से टीयर होता है, टीयर मतलब जहाँ से हवा दिया जाता है, फिर स्लैग छिद्र होता है, जहाँ से अशुद्धियाँ निकलती हैं, जो मतलब जो स्लैग होता है, जो अशुद्धि होती है वो निकलती है, और जो टेप छिद्र होता है उससे क्या होती है, जो आपका पिग आयरन ढलवा लोहा, कच्चा लोहा होता है, वो निकलता है, और यहाँ से अधिक टेम्परेचर वाले वायु को ब्लास्ट किया जाता है, ब्लास्ट पाइप है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें क्या वर्क किया, आयरन एस को क्या किया, पिग आयरन में मतलब कच्चे लोहे को में उत्पादित किया। फिर से यह एक बेलनाकार शंकु की आकृति की होती है, आपको मालूम है, दिख ही रहा होगा फिगर में कि यह एक बेलनाकार शंकु की। अब आपको ऐसे लिखना होता है, जैसे आपके पेपर में आ जाएगा, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे कि यह जो ये भट्टी होती है, धवन भट्टी, एक 30 से 40 मीटर की मतलब ऊंचाई की लंबाई की भट्टी होती है, और इसकी चौड़ाई इतनी होती है, ये ऐसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें बस उसमें लिखनी होती है। तो आप समझ जाएंगे, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको मैंने अभी बता भी दिया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 से 40 मीटर तक होती है, और इसकी चौड़ाई लगभग 6 से 9 मीटर तक होती है। इसमें अग्निशा परत होती है, जो ताप को मतलब अधिक टेम्परेचर तक को सहन कर सके, मतलब जितने अधिक से अधिक टेम्परेचर को सहन कर सके। अब देखिए, जो हम एयर देते हैं वो प्री हीटेड एयर होती है, जो हम एयर यहाँ पे देते हैं प्री हीटेड मतलब पहले से ही हीटेड होती है, मतलब पहले से ही गर्म होती हैं, और पहले से ही गर्म होती है तो वो ज़्यादा मतलब यहाँ पे लाभदायक होती हैं पहले से ही जा करके, जिसकी टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसलिए कि हम इसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसलिए कि हम इसको पहले से ही प्री हीटेड एयर देते हैं, जिससे जा करके ये अंदर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, फूटता है। अगर मान लीजिए कि अंदर ऐसे आग जलानी है, और हम पहले मतलब बाहर से भी प्री हीटेड मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक हवा को मतलब उसमें गलित हवा को मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा को उसमें भेजेंगे, तो जाकर अंदर ब्लास्ट होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। इसका इंग्लिश में नाम है धमन भट्टी, सॉरी हिंदी में नाम है धमन भट्टी, और इंग्लिश में नाम है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। अब देखिए, हॉट एयर बर्न्स कोक, हॉट एयर क्या करता है, मतलब जो गर्म हो जाती है कोक को बर्न्स करता है, और प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी आप देख ही लेंगे, अब मैंने दिखा दिया कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से आपको इसमें और कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें
याद नहीं रखनी है, बस यही याद रखनी है कि हाँ इतनी लंबाई कितनी चौड़ाई की होती है, इतनी डिग्री से। हाँ, ये पूछा जाता है कि अधिकतर मतलब इसमें कितनी डिग्री सेल्सियस तक का जो आपका वर्क होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो लगभग 13 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर इसमें वर्क होता है, ठीक है। अब देखिए ये शंकु, आपको ये मालूम चलेगा कि शंकु के आकार की होती है, इतनी होती है। हाँ, एक बार याद रखनी है कि फ़ायदा यह लगातार, जैसे मान लीजिए कि ये एक जो भट्ठी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये क्या करती है, ये निरंतर वर्क करती है। अब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने कोयला कोक जो भी डाल दिया, ठीक है, हो गई, फिर से आपका खत्म हो गया, फिर से जब ठंडा होगा या फिर बाद में डालेंगे। आप लगातार इसको लगातार वर्क करते रहते हैं। यहाँ से आएंगे लेबर, यहाँ से आपकी क्या बनी होती है, जैसे बड़ी फैक्ट्री बड़े पैमाने पर होती है, यहाँ से आपकी सीढ़ी टाइप की बनी होती है, लेबर यहाँ से चढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब बना होता है व्यवस्था। यहाँ से क्या करते हैं, लेबर डालते रहते हैं, वो अपना निरंतर वर्क करता है। ये नहीं कि ये रुकता है, ठीक है, ये अपना निरंतर वर्क करता रहता है, खराब होने के चांसेस इसके नहीं होते हैं। आप आराम से जो भी लेबर हैं, जो भी मतलब वहाँ वर्क करते हैं, यहाँ से डालते रहेंगे, और बड़े पैमाने पे, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे लगभग 1000 में सॉरी एक साथ में कहिए कि 1000 टन एक हफ्ते में 1000 टन पिग आयरन यानी कच्चा लोहा का उत्पाद किया जाता है, जो ये आपकी यूके में फैक्ट्री है, ठीक है। कई जगह इसकी फैक्ट्री है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी ईजी मेथड होता है। इसको आप जैसे कम खर्च में और निरंतर लगातार इस पर वर्क कर सकते हैं, काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है धमन भट्टी का। और धमन भट्टी का उपयोग किया, देखिए 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए कौन सी भट्टी का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि धमन भट्टी का उपयोग मतलब प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है। मतलब क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके एक एक नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारी प्रोसेस को मैंने इसमें बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ बच रहा होगा कि नहीं समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम से आप जाकर के इसका PDF ज़रूर ले लेंगे, इसलिए कि टेलीग्राम पर जाएंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी आसान भाषा में है। मैं जो भी चीज़ें देता हूँ मतलब चुनिंदा चीज़ें जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धमन भट्टी प्लांट। धमन भट्टी प्लांट में मतलब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो देखिए पहले तो धमन भट्टी चाहिए, ठीक है। धमन भट्टी में आयरन, अयस्क, कोक तथा गालक को चार्ज करने की युक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद से वायु तेज की धारा प्रवाहित करने के लिए ब्लोइंग इंजन, मतलब कुछ चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रवाहित करना है, तो आप ऐसे तो हाथ से फेंकेंगे नहीं हवा गर्म करके, उसके लिए कुछ मैकेनिकल मशीनी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से भट्टी की दीवारों को शीतल करने तथा भाप बनाने के लिए पानी पंप करने की युक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद से धमन भट्टी गैस को शुद्ध करने के हेतु युक्तियाँ। मतलब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे प्रोसेस दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे मतलब क्या क्या चाहिए, आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपको करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्रिया विधि दी है, तो क्रिया विधि तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिगर समझ गए हैं, मैंने जो बताया है कि क्या क्या होता है, कैसे आपको लिखना है, बस आप वही आपके लिए काफ़ी है। आपको फिगर के मतलब फिगर अगर आप फिगर देखिए एग्जाम में अगर आप फिगर बना दिए हैं, तो उसके बाद से फिगर बना दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें से आप सारी चीज़ें देख के लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप कोई एग्जाम में जाना है तो खूब बढ़िया से रटेंगे, ये वो इतना ये मिलाया वो मिलाया कैल्शियम कार्बोनेट में, नहीं, आपको कुछ रटना नहीं है। बस हाँ, ये याद रखना है कि ऊपर से लौह अयस्क मिलाएंगे, और लाइम स्टोन यानी जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जो गालक के रूप में होता है, उसको मिलाएंगे, और कोक के मिश्रण को मिलाएंगे, बस उसको मिलाएंगे। यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे, यहाँ से स्लैग छिद्र है जिससे आपका अशुद्धियाँ निकलती हैं, टेप छिद्र है, बस इसमें कुछ है नहीं, खास कुछ है नहीं। और यही क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में उठ जाते हैं, एराइज हो जाते हैं कि धमन भट्टी का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, इसके क्रिया विधि को समझाइए, इसके फिगर को बनाइए, मतलब इसके आरेख खींचिए, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फाइनली इस वीडियो में बस धमन भट्टी का हम अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो कच्चे ढलवे लोहे पिटवे लोहे हैं उसके उत्पादन की विधियों को देखेंगे। इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे पार्टों में वीडियो बनाऊँ कि अच्छे से आप समझ लें, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।